किसी भी कहानी में खासकर जब बात किसी अपराध की हो, सबसे अहम किरदार कौन होता है? शायद वो जो शिकायत दर्ज कराता है, मतलब पीड़ित का अपना। लेकिन क्या हो जब वही किरदार अदालत में आकर पूरी कहानी पलट दे? जब सच और सबूत के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो जाए जिसे कानून भी पार ना कर पाए। आज हमारे पास बेगूसराय के एक हालिया अदालती फैसले से जुड़ी एक रिपोर्ट है जी। ये एक हत्या का मामला है जो कागज पर तो मतलब इतना सीधा और साफ लगता है कि कोई भी कहेगा कि मुजरिमों को सजा मिलनी तय है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पुलिस ने की थी। ये बात है 17 दिसंबर 2024 की दोपहर की। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र। एफआईआर में क्या दर्ज हुआ था? एफआईआर लिखवाई थी कपिल देव यादव ने। अच्छा, और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके 16 साल के बेटे शुभम कुमार को दोपहर करीब 3 बजे मनीष कुमार और अभिरंजन कुमार नाम के 2 लड़के घर से बुलाकर ले गए। एफआईआर में नामजद आरोपी हैं जिन्हें पीड़ित का परिवार सीधे तौर पर पहचान रहा है, उनका जिक्र है। हाँ, ये तो है। कागज पर इससे मजबूत शुरुआत किसी केस की नहीं हो सकती। आपके पास एक पीड़ित है, एक शिकायत करता है और आरोपी के नाम भी साफ साफ लिखे हैं। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है। एफआईआर के मुताबिक बाद में मल्हीपुर दियाला में नीतीश कुमार उर्फ भोला यादव ने शुभम को गोली मार दी। जी। एफआईआर में एक और नाम भी जोड़ा गया, नरेंद्र यादव का। हाँ, और उनके बारे में कहा गया कि वो और उनके बेटे पहले भी कपिल देव के परिवार को जान से मारने की धमकियां दे चुके थे, जिसने सबको हैरान कर दिया। जब मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा तो क्या हुआ? यहाँ से ये मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की कहानी एक एक करके बिखरने लगी। अच्छा। इस मामले में कुल 3 गवाहों से पूछताछ हुई। इनमें से 2 गवाह थे गंगा यादव और दशरथ कुमार। और इन्होंने क्या कहा? वे बयान से मुकर गए। मुकर गए? जी। उन्होंने अदालत में उस तरह से गवाही नहीं दी जैसा कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था। कानून की भाषा में इसे कहते हैं गवाह का होस्टाइल हो जाना। और इस मामले में भी यही हुआ? हाँ, 2 अहम गवाह हाथ से निकल गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली भूचाल तो अभी बाकी था। बिल्कुल। सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब खुद शिकायतकर्ता यानी मृतक शुभम के पिता कपिल देव यादव कटघरे में आए। वो इंसान जिसने ये पूरी कानूनी लड़ाई शुरू की। जी, जिसके बेटे की जान गई थी। और उन्होंने अदालत में क्या कहा? उन्होंने अदालत में ये कहकर सबको चौंका दिया कि जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है वे उनके बेटे की हत्या में शामिल नहीं थे। क्या? जी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने एफआईआर में उन तीनों का नाम लोगों के कहने पर और शक के आधार पर लिखवाया था। अच्छा। अगर शिकायतकर्ता अदालत में आकर शपथ लेकर ये कहता है कि उसने किसी के कहने पर नाम लिखवाया था तो अदालत को उसी बयान को रिकॉर्ड पर लेना होता है। तो अगर उनपे कोई दबाव था तो उसे साबित कौन करता? उसे साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। उन्हें ये दिखाना पड़ता कि गवाह पर दबाव बनाया गया है। लेकिन वो ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो जब पीड़ित का पिता ही, जो कि मुख्य शिकायत करता है, अपने बयान से पलट जाए तो फिर केस में बचता क्या है? कुछ भी नहीं। ये वो मोड़ था जहां अभियोजन पक्ष का मामला लगभग ढह गया। तो हमारे पास अब 2 तस्वीरें हैं, एक एफआईआर की जो कहती है कि एक साफ सुथरी हत्या है और दूसरी अदालत की जहां कहानी रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। लेकिन क्या केस सिर्फ गवाहों पर ही टिका था? कोई और सबूत, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं था? यहीं पर इस मामले की दूसरी और शायद सबसे बड़ी खामी सामने आती है और इसका संबंध सीधे सीधे पुलिस की जांच से है। अच्छा। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे समरेंद्र कुमार। और उनकी जांच में क्या कमी रह गई? उन्होंने जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की उसमें एक ऐसी चूक थी जिसे कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है। वो क्या थी? उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का नाम गवाहों की सूची में शामिल ही नहीं किया था। भले ही सबको पता हो कि मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे साबित करने के लिए डॉक्टर की गवाही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कानून में एक सिद्धांत होता है, कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी? हाँ, जिसका मतलब है अपराध का शरीर। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को सजा देने से पहले आपको ये साबित करना होगा कि कोई अपराध हुआ भी है। अच्छा। इस मामले में ये साबित करना कि शुभम की मौत एक गैर प्राकृतिक वजह यानी हत्या से हुई,
केस का पहला और सबसे जरूरी कदम था। डॉक्टर की गवाही के बिना ये लगभग असंभव हो जाता। एक तरफ आपके मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता ही मुकर रहे थे, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत था उसे पेश करने का कानूनी तरीका ही बंद कर दिया गया। सही पकड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालत के सामने ना तो कोई भरोसेमंद इंसानी गवाह था और ना ही कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत। जज के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। बिल्कुल सही। अदालत के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। इसी आधार पर बेगूसराय जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 गौरव आनंद की अदालत ने ये फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? जाहिर है पुख्ता सबूत और साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपितों मनीष कुमार, नीतीश कुमार उर्फ भोला यादव और नरेंद्र यादव को रिहा करने का आदेश दिया गया। रिहा कर दिया गया? जी। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। उनके पास न गवाह थे, न मकसद साबित करने का कोई जरिया और न ही मौत का कारण साबित करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी। 3 आरोपी कानूनी तौर पर बरी हो गए, केस फाइल बंद हो चुकी है। लेकिन क्या ये वाकई खत्म हो गया है? कानूनी तौर पर हाँ, लेकिन यही इस मामले का सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। क्या? अदालत का फैसला कानूनी प्रक्रिया का अंत है, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल को अनुत्तरित छोड़ जाता है। अगर इन तीनों ने शुभम कुमार को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सही बात है। इस फैसले से आरोपियों को न्याय मिला क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, पर क्या पीड़ित के परिवार को सच मिला? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा सिस्टम कभी-कभी कानूनी जवाब तो दे देता है, पर असलियत का पता लगाने में नाकाम रह जाता है। शुभम कुमार की हत्या एक सच्चाई है, लेकिन उसका हत्यारा कौन है, ये सवाल आज भी बेगूसराय की हवा में कहीं तैर रहा है। और शायद इसका जवाब कभी ना मिले। शायद कभी नहीं।